बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर जो है वो अबतर होती जा रही है और अब ये गज़ा और इसराइल के दरमियान इस वक्त जो जंग है ये बहुत आगे तक जा चुकी है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे दमिश्क में जिस तरीके से इसराइली तैयारों ने ईरानी सफारतखाने के ऊपर हमला किया, उसके साथ साथ एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल जो जनेवा में मुकीम है उसने भी एक इंतहाई ज़ोरदार पुरअसर करारदाद मंजूर किए जिसमें मुतालबा किया गया कि इसराइल को असले की फ़राहमी रोकी जाए। लेकिन इसके साथ इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मंजूर होने वाली करारदाद पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। इसके और इसके साथ जुड़े हुए तमाम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन कॉल पर अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इस्लामाबाद में इंतहाई सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माहिर अमूर मशरक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब। मंसूर जाफ़र साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिडल ईस्टर्न अफेयर्स के एक्सपर्ट नासिर अब्बास शिराजी साहब। शिराजी साहब, आपका भी शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब से हम शुरू करते हैं। मुनीर अकरम साहब, आप UN हेडकोार्टर्स में वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम तर डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, आप वहाँ पे स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। लेकिन इज़राइल की जुल्म और बर्बरियत और उसकी जहरियत फ़लस्तीन के ऊपर रुकने को नहीं आ रही, बावजूद इसके कि सलामती कौंसिल की करारदाद आ चुकी, बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की करारदाद आ चुकी और बावजूद इसके कि आलमी अदालत इंसाफ भी फैसला दे चुकी थी। एम्बेसडर साहब जी, आप सही कह रहे हैं मतीन साहब। अब इसकी जो खिलाफ वर्जी जो हो रही है, जो भी करारदाद सलामती काउंसिल में अडॉप्ट हुई है वहाँ तो बहुत क्लियर तरीके से सीज फायर मांगा गया है, कॉल किया है, डिमांड किया है सीज फायर। पर वो इजरायली हुकूमत एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है। वो ना तो दुनिया की बात मान रहे हैं, ना अपने खुद के दोस्त जो हैं उनकी भी बात वो नहीं मान रहे हैं। और वो उनका जो मिलिट्री कैंपेन है वो जारी है और एस्केलेट होता जा रहा है। क्योंकि जैसे ये हमला हुआ है ईरानी सिफारतखाने पे, ये तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो अब ये हुकूमत को रोकने के लिए अब कुछ हम यानी कि दुनिया ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई स्टेप्स लेने होंगे जिस पर इनको एक कॉस्ट देनी पड़ी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो अब इस पे तवज्जो है। जैसे आपने जिक्र किया कि जिनीवा में ये पहली करारदाद वहाँ मंजूर हो रही है जो पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया की तरफ से पेश की है। और ये कोशिशें जारी हैं, पर जब तक के ये हुकूमत है इजराइल में और एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की हुकूमत है, इनको मनवाना आसान नहीं है। मंसूर जाफ़र साहब, आपने मुनीर अकरम साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उसी से मिलते जुलते जो नुकात हैं वो हम आपके साथ उठाते हैं। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और इस्लामी दुनिया से सिर्फ़ एक मुल्क ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को सस्पेंड करने का ऐलान किया है। अगर इस किस्म की मूव बाकी ममालिक की जानिब से भी आए तो एक बहुत बड़ा प्रेशर इसराइल के ऊपर डेवलप हो सकता है। अगरचे कि हम जो है किसी मिलिट्री ऑप्शन के बजाय डिप्लोमेटिक ऑप्शन की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसराइल को आइसोलेट कर सकते हैं, ताल्लुकात मुनक़ते कर सकते हैं, बहुत प्रेशर डेवलप हो सकता है। लेकिन इस्लामी दुनिया का तो रोल सबसे अहम होना चाहिए था, लेकिन वो तो सबसे पीछे नज़र आ रही है। बस ये एक इंतहाई अलमनाक सूरत हाल है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो दर्द मुस्लिम दुनिया को या मुस्लिम दुनिया को बतौर उम्मत फील करना चाहिए था फ़लस्तीनियों का, वो उसको महसूस करने में मैं समझता हूँ फ़िलहाल तो नाकाम दिखाई देती है। लेकिन आप देखिए कि ये 6 माह की जंग जो है, इससे जो हमें सबक मिलते हैं वो बिलखुसूस इसराइल को मैं समझता हूँ आज तक 70-75 साल तक जो है वो फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद नहीं सिखा सकी। इतना बड़ा ये तूफ़ान अल-अक्सा ने उन्हें ये लेसन दिया है। उन्होंने, फ़लस्तीनियों ने अपना तन मन धन जो है वो अपने उस कोर इशू जिसके दिफा के लिए उन्होंने अपनी नस्लों को तैयार किया, अपना जो भी दामे दरमे सुखने उसके लिए तैयारी करते रहे, वो उन्होंने 7 अक्टूबर गुज़श्ता बरस झोंक दिया।
और वो इस उम्मीद पे झोंका था कि शायद वो उम्मत मुसलमान के जो आज तक इसराइल की गिदड़ भपकियों और उसकी धमकियों से डर के या उसका खौफ दिला के अरब जो वेस्ट दुनिया है वो अरब दुनिया को अपना हमनवा बनाए हुए और इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नॉर्मलाइजेशन के लिए उन्हें तैयार व आमादा कर रही है। तो ये सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पे उनके काबू से बाहर चली गई है। आप देखिए कि 6 माह की जंग के बाद जो उन्होंने अपने इब्तदाई अहदाफ तय किए थे इसराइल ने, वो 2 थे कि हम अपने यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं और हमास का खात्मा चाहते हैं। बाय द टाइम वी स्पीक ना तो वो यरगमाली रहा करवा सके और हैं, ना ही यानी हमास ख़त्म हो सकी। बिल्कुल। और हमास जो है आज भी उन्हें नॉर्थ के इलाके से, जिसको उन्होंने मिट्टी का ढेर बना दिया है, वहां से उन पर हमले कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमास भी फील्ड में मौजूद है और इक्का दुक्का वो जो उनके रहनुमाओं की बात करते हैं उसकी भी कोई करोबरेटिव एविडेंस मौजूद नहीं है कि आया वाकई वो जो है वो इसराइल की दहशतगर्दी का निशाना बने हैं या नहीं, या सिर्फ इसराइल एक मीडिया हाइप क्रिएट करके अपने अवाम या अपने जो शहरियों को है वो तिफल तसल्ली दे रहा है कि हमने बहुत बड़े अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए। और जहां तक आपने बात की कि इस वक्त अगर हमें कोई थोड़ी सी तहरीक नजर आती है तो उसका मैं समझता हूँ नुक्ता आगाज ये जो यूएई की तरफ से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वहां बना हुआ था इसराइल के साथ, उसको ऑपरेशन को मुअत्तल करने के हवाले से जो ऐलान सामने आया है, मैं समझता हूँ ये वो चीज़ है कि जिस पर इसराइल वाकई 10 बार सोचेगा कि वो जिन लोगों के सर पर अपनी पूरी सियासत अमेरिका और ख़ासतौर पे वहाँ पे यहूदी लॉबी जो है उससे वो पैसे ऐंठता है कि हमने अरबों को आगे लगा रखा है और वो कतार अंदर कतार हमें तस्लीम करने के लिए खड़े हैं। तो जब इस तरीके से लोग दस्तकशी इख्तियार करेंगे, और मैं समझता हूँ ये भी क्रेडिट मज़ाहमती तहरीकों को जाता है इस लिहाज से कि मज़ाहमती तहरीकों ने अभी रिसेंटली इस 6 माह मुकम्मल होने पे जो एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड स्टेटमेंट दी थी और उसमें उम्मत मुसलमान और ख़ासतौर पे अरब जो वतन है उनका, जो अरब नेशन है, उससे अपील की थी कि वो अपने अपने कैपिटल्स में मुजाहरे करें, अपने अपने अरब ममालिक में अवामी सतह पे उसका एहतजाज करें और उस पर लब्बैक कहते हुए उर्दन में जिस तरीके से उर्दन के अवाम जो बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी डायस्पोरा पर मुश्तमिल है, उन्होंने जिस अंदाज से वहाँ पे इसराइली सफारत खाना जो अगरचे बंद है उसका घेराव किया और उस पर एक बहुत वायलेंट सिचुएशन पैदा होगी। तो जिसके बाद मैं समझता हूँ अब एक नया डायमेंशन खुल गई है। अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से इसको डाई डाउन करने के लिए ये मैं समझता हूँ ये जो यूएई की तरफ से इकदाम देखने में आया है, ये उन्होंने इसराइल पर तो शायद दबाव पड़े ना पड़े, उन्होंने अपने अवाम जो वहाँ पे एक मल्टी आप कह लीजिए कॉस्मोपॉलिटिक किस्म की सोसाइटी है और बड़े ट्रेड हब के तौर पे वो काम करते हैं, तो उन्हें अपने यहाँ वहाँ पे जो ब्रूइंग अनरेस्ट है उसको उन्होंने कंटेन करने के लिए ये इकदाम किया है। और इसी तरीके से दीगर अरब ममालिक खासतौर पे भी आपने देखा होगा कि इसराइल के जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर अरब कैपिटल से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीड स्टेटमेंट और बड़ा इमीडिएट रिएक्शन जो है वो देखने में आ रहा है। और इसी तरीके से डिप्लोमेटिक सर्कल में भी जैसे बैसर साहब ने फरमाया कि अभी अरब और इस्लामिक ब्लॉक जो है यूएई का वो बहुत एक्टिव हुआ है और उन्होंने इसराइल को आइसोलेट करने के हवाले से और उसके खिलाफ मुख्तलिफ पाबंदियाँ और उसको सबक सिखाने के लिए और ख़ासतौर पर दबाव बढ़ाने के लिए, यकीनन मिलिटरीली तो इस ऑप्शन को तमाम लोग ही रूल आउट करते हैं, लेकिन इस वक्त इसराइल को मैं समझता हूँ। और देखिए इस पर जो सिविल सोसाइटी का किरदार है वो पोशीदा नहीं है। आप देखिए कि जो बाइकआउट की मुहिम थी, इसराइल मजबूर हुआ, यानी खुद मैकडॉनल्ड्स मैनेजमेंट मजबूर हुई है कि उन्होंने इसराइल के अंदर तमाम फ्रेंचाइज जो कंपनी रन करती थी उन्होंने सारे वापस ले लिए हैं क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, वो लॉस में जा रहे थे। और इसी तरीके से ये चीज़ रेप्लिकेट हो रही है पूरी अरब दुनिया में। और आपने देखा कि उसकी एक वायलेंट सिचुएशन जो है या फेज जो है यहाँ हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखने को मिल रही है कि वो फ्रेंचाइज, वो मुख्तलिफ आउटलेट कि जो किसी न किसी अंदाज में अपनी प्रोसीड का एक मखसूस हिस्सा वो इसराइल के दफाई फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन तमाम को एक लिहाज से अब टारगेट कर दिया गया है। और बड़ी बड़ी कैंपेन्स मुल्क के अंदर, चाहे वो फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान रन कर रही हो या सेव गजा कैंपेन जो है नामी तहरीकें जो है एक्टिव हों, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो आपने देखा कि अभी रिसेंटली ये जो जुम्मतुल विदा के मौके पे इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान और दुनिया भर में खासतौर पर मुजाहरे हुए हैं, वो इसराइल की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इसराइल के जो इस वक्त इंतहा पसंद वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो एक तरफ तो सियासी तौर पे अपने आप को तनहा महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें जो सेहत के मसाइल दरपेश हैं उसकी वजह से और बिलखुसूस उनके अपनी
जो वॉर कैबिनेट है, जो जंगी काबीना है, उसकी सफ़ों में जो दरार देखने को मिलती है, उनके वजीर दफा अकेले अकेले रातों रात जो है वो वाशिंगटन जाके अमेरिका के साथ तालमेल बढ़ाते हैं और उस पॉलिसी को टो करते हैं कि जो उनके वजीर आजम की पॉलिसी से टोटली मेल नहीं खाती है। जी अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के सिनेरियो में इसराइल इंतहाई एक बैकफुट पे जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए कारी ज़र्ब की जरूरत है, कारी ज़र्ब की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। नासिर बात शिराजी साहब, आपसे बात करते हैं और फिर ब्रेक पे भी जाना है। ये जो जंग इस वक्त गजा से आगे बढ़ के दमिश्क में पहुंच गई है, ये कितना खौफनाक और कितना जो है वो तशवीशनाक पहलू है कि इसराइल ने तमाम तर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर हमला किया। तो अब ईरान भी उसका जवाब आगे से बिल्कुल देने की तैयारी कर रहा है और उसके बारे में इत्तलात हैं कि इसराइल में इस वक्त बहुत हैजानी कैफियत है कि किसी भी वक्त कहीं से भी हमला हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं? अब ये जंग तो गजा से बाहर जा चुकी है। जी, मैं समझता हूँ कि जंग गजा से ऑलरेडी बाहर है और अगर ये प्रेशर ना आते, जैसा कि तकरीबन बाब मुद्दत क्लोज है ऑलमोस्ट, इलाद की बंदरगाह टोटली जो है वो अनएक्टिव हो गई है। उसके डायरेक्टर ने अभी ताज़ा स्टेटमेंट में भी कहा है कि 98% हमारा जो ट्रेड है वो रुक गई है और तकरीबन 100 के करीब जो जहाज हैं वो अटैक हुए हैं। तो जो बड़ी सतह की शिपिंग थी, ये शिपिंग लेन तकरीबन एक लिहाज से बंद है और अब एक बड़ा लंबा ट्रेड रूट इस्तेमाल करना पड़ा है अफ्रीका वाली साइड, साउथ अफ्रीका की इसी तरह। जी हाँ, इसी तरह आपको याद होगा जो टावर 22 जॉर्डन के अंदर था, वो अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। जी हाँ, वो अटैक हुआ और वो इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने उन्होंने अटैक किया था। 120 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी लिमिटेड कन्फ्रंटेशन जो है वो तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर चल रही है, जो लेबनान इसराइल बॉर्डर है और कई लाख लोग उस बॉर्डर के ऊपर, ये अभी मैं अपने फिगर नहीं बयान करूं, ये वेस्टर्न फिगर्स हैं कि जो कैंपों के अंदर रहने पर मजबूर हैं और इंटरनल प्रेशर इस वक्त इसराइल के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने चूंकि ये क्वेश्चन किया कि आखिर इसराइल जो है इस जंग को एस्केलेट क्यों कर रहा है और उसके लिए ये दुनिया के जो कवानीन है उनकी कोई अहमियत क्यों नहीं है, उसकी दो रीजन हैं। एक रीजन ये है कि चूंकि आपने देखा कि उन्होंने मॉडर्न दौर के अंदर अगर कोई जेनोसाइड की आपने तारीफ करनी हो, कोई एथनिक क्लींजिंग आपने किसी जगह देखना हो, अगर आपने वार क्राइम्स को आज के दौर के अंदर लाइव देखना हो और तो बच्चों, बूढ़ों और बाकी जो हकूक है बुनियादी उनकी पामाली आपने देखनी हो आज के दौर के अंदर, तो वो मैं समझता हूँ गजा के इस एनक्लेव के अंदर सारी दुनिया ने देखा है। तो वाजे हो गया कि इसराइल को कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सका, ना ही नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज ने उसका हाथ पकड़ा और ना ही जो है वो वेस्ट ने उसका हाथ पकड़ा, बल्कि वेस्ट की जो डुअल स्टैंडर्ड्स थे या हिपोक्रेसी थी, या मैं ये समझूं अनकवर हो गया वेस्ट जो अपने आप को सिविलाइज कहता था। लेकिन आज ऑन ग्राउंड लोगों ने देखा कि ब्रिटेन जाते हैं प्रीमियर तो वो मिलिट्री प्लेन के अंदर विद एमुनिशन जाता है। अमेरिका जो है वो एक साइड पे जैसा आपने कहा सीज फायर का मुतालबा करता है और साथ ही जो है वो मिलिट्री उनको सप्लाई जो है वो देता है और बहुत बड़ी एड जो है वो प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से यूरोप के अक्सर कंट्रीज जो हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से उनकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। तो वो अपने ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका और अमेरिका के साथ जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो अपनी हेजमोनिक पोजीशन को मेंटेन करने के लिए सारा एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्होंने सारी वैल्यूज, एथिक्स, नॉर्म्स ये सारी उन्होंने पामाल कर दी हैं। तो इसराइल को भी ये अंदाजा है कि इसमें स्टेक दोनों का है, यानी जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा तो उसमें जाहिर है अमेरिकन स्टेक जो है वो भी हिट हो गए, लिहाजा इस वजह से वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है और अमेरिका ब्लैकमेल हो रहा है और अमेरिका उसके साथ खड़ा है। जब आपको ये पता हो कि ये सारे साथ खड़े हैं तो फिर आपके लिए ह्यूमन राइट वायलेशन क्या चीज है, फिर आपके लिए आलमी कवानीन क्या चीज है, फिर आपके लिए बॉर्डर जो है वो क्या चीज है, वो मानी नहीं रखते। बिल्कुल, यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और हम बात कर रहे हैं इस वक्त मशरिक़ वस्ता के बहरान की, इसराइल की जहारियत जो अब गजा से आगे जाके इस वक्त दमिश्क और कई और ममालिक तक जा पहुंची है। मंसूर जाफ़र साहब, सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। आपसे स्पेसिफिकली सवाल यह कि ट्रूस के लिए यानी सीज़ फायर के लिए, अमन के लिए हमास और इजरायली हुकाम के दरमियान एक तरफ मिस्र कुछ टॉक्स की मेज़बानी कर रहा था, फिर हमने सुना कि कतर में कुछ हो रही हैं,
आखिर अभी किसी किस्म की इस वक्त अमन के लिए, सीज फायर के लिए कोई टॉक्स कहीं हो रही हैं, कोई नतीजा निकल सकता है? यकीनन जी, इस वक्त एक बड़ी शटल किस्म की डिप्लोमेसी जो है सीज फायर को इफेक्टिव करवाने के लिए जो है वो जारी है, और इसमें दो ममालिक बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें एक तो मिस्र है और दूसरा कतर है। जी। और इस वक्त जो एक बॉटलनेक वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी है इसराइल ने, इसराइल अपनी बहुत सी तय करदा शराइत जो है वो उससे इत्तफाक करने के बाद उससे बच कर जाता है, उससे इनहराफ, क्योंकि ये एक ऐसी बदअहद कौम है कि जिस पर तो कुरान ने खुद मोहर तस्दीक सब की है, तो लिहाजा उसका वो अपने जुबान हाल और जुबान काल से सबूत भी देते हैं। अब जो इस वक्त जो मुज़ाकरात सीज फायर के हवाले से जारी थे, उसमें जो सबसे बड़ा नुक्ता है, जो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, वो है कि जिन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या साउथ से आगे उन्हें धकेल दिया गया है रफा के एक छोटे से कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो है, अब उन लोगों को जंगबंदी के बाद अपने अपने इलाकों में वापसी के हवाले से उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। इस वक्त ना ये हिकमत अमली इसराइल के पास मौजूद है। इसराइल के पास ना तो अपनी इस जंग का कोई टाइम फ्रेम था, ना उन्होंने कोई इसकी एक टाइमलाइन तैयार की थी कि हमने कितने अरसे बाद इसको ख़त्म करना है, कितने अरसे बाद इसको मुकम्मल करना है, और ना ही कि पोस्ट वॉर उसके पास ऐसी स्ट्रेटेजी थी। ये तो जंग को वो तूल दे चुका है, क्योंकि उसके पास जो यूरोप और अमेरिका की तरफ से फराहम करदा असला था, उन्होंने उसको टेस्ट करना था, और एक अपना ह्यूमन राइट्स का और प्लस अपनी सो कॉल्ड सिविलाइजेशन का जो भद्दा चेहरा है वो दुनिया को दिखाना था, वो दिखा चुके। लेकिन अब उनके पास यहाँ से वापसी का कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है। यही वजह है कि जो सीज फायर के हवाले से मुज़ाकरात, और इसराइल कई बार जो खासतौर पे जिस चीज़ को वो अपना हदफ करार दे रहा था, अपने यरगमालियों की रिहाई, उस हवाले से जितनी भी चीज़ें इसराइल ने ऑन टेबल एग्री की हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों से वो बाद में मुकर गया है। और ख़ासतौर पर जो फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के हवाले से जो सबसे बड़ा इसराइल के लिए सुहाने रूह इशू है, वो है कि वहाँ पे मरवान बरगूसी नामी एक फ़लस्तीनी रहनुमा है, उनकी रिहाई, क्योंकि हमास या मज़ामती प्रोजेक्ट के जो लोग हैं वो उन्हें रिहाई दिलवा के एक लिहाज से मुतबादल फ़लस्तीनी कायद के तौर पे पेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और फ़लस्तीन के मुज़ाहमती हलकों में और जंगजू हलकों में उनका बड़ा अहम किरदार है और उनको बड़ा रिस्पेक्ट दी जाती है। और वो एक ऐसा फिगर है कि जिसको इस वक्त महमूद अब्बास एंड कंपनी नहीं चाहती कि वो किसी तरीके से फ़लस्तीन ये जो कैदियों की रिहाई के हवाले से जो मायदा तय पा रहा है उसमें वो रिहा हो पाए, वो कतन नहीं चाहते। जी मुनीर अकरम साहब, ये बताइए कि जो करारदादें सलामती कौंसिल की, जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन की जो करारदाद है, और इसी तरह अभी तक आलमी अदालत इंसाफ के जो फैसले के ऊपर उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका, चूँकि आप वहाँ पर एक बैनुल-अक़वामी अदारे में वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ हमारे देखने वालों को बताएं कि आखिर इन करारदादों पर अमल दरामद करवाना किसकी ज़िम्मेदारी है, चूँकि हाईएस्ट लेवल पे तो रेजोल्यूशन जेनेवा और न्यूयॉर्क से आ चुकी हैं। क्या ये 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक सलामती कौंसिल की उनकी ज़िम्मेदारी है, ओवरऑल यूएन की है? और इन केस ये भी बताइए कि जिस तरीके से ये वायलेशंस हो रही हैं रेजोल्यूशन की, तो क्या सज़ा बनती है इसराइल के ख़िलाफ़? देखें, जहाँ तक के ये अदारे हैं, सलामती काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उन्होंने जहाँ तक वो आगे पेश कर सकते हैं हमारी जो हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके खिलाफ, जो वो हमने किया है और वो जारी है। अब ये प्रेशर जारी है इजराइल पर, और उनके जो दोस्त ममालिक हैं उन सब पे जारी है कि इजराइल को किस तरह से मनवाया जाए कि वो रोके ये जंग को। पर जो वहाँ की लीडरशिप है वो एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की लीडरशिप है, और उन्होंने इजराइल को एक रोग स्टेट बना लिया है, और ये किसकी बात नहीं मान रहे हैं। तो अब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स होनी होंगी। कुछ जो पहलू हैं उस पर जिक्र है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की करारदाद जो अडॉप्ट हुई है, उसमें आर्म्स एम्बार्गो वगैरह है। पर इस पे और सोचना होगा कि किस तरह से उनको पीनलाइज किया जाए। सैंक्शंस हैं, ट्रेड एम्बार्गो है, बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं।
पर वो पूरी दुनिया को मानना होगा कि ये करना है हमने। अभी तक इस पे पूरा कंसेंसस नहीं है कि क्या स्टेप्स लिया जाए इजराइल के खिलाफ। और जो इनके दोस्त ममालिक हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में पहले उन पर पड़ती है कि जो उनको असला देते हैं, जो पैसा देते हैं, जो उनसे तिजारत करते हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से इजराइल को ये बताएं कि इस तरह की जो खिलाफ वर्जियां कर रहा है, जो जेनोसाइड कर रहा है, उसका एक कॉस्ट होगा। पर अभी तक उसके ऊपर पूरा कंसेंसस इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं है। शाही साहब, ये जो जेनेवा में करारदाद मंजूर हुई है कि इसराइल को असले की फराहमी रोकी जाए, आप कितने पुरुमीद नजर आते हैं कि ये भी अक़वाम मुत्तहिदा की एक तस्लीम शुदा बहुत बड़ी बॉडी है जिसका मकसद इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप समझते हैं इसराइल को इस असले की जो फराहमी है वो रुक पाएगी? देखिए, वो तो बहुत सादा था कि अगर इन 3 एरियाज को आप देख लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वर्डिक्ट को देख लें, यूनाइटेड नेशन इस्लामी काउंसिल में होने वाली करारदाद को देख लें, और फिर ये जेनेवा कन्वेंशन, इसको आप देख लें। इंतहाई अहम तरीन दस्तावेजात हैं। बिल्कुल जी हाँ, ये तीनों में एक ही है, और वो है कि सीज फायर की भी डिमांड है और जेनोसाइड को रोका जाए। और जेनोसाइड को रोकना है, और ह्यूमन राइट वायलेशन जो उसको ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को ओपन करना है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसराइल उसको बोदर नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये है कि जो इस वक्त कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज समझे जाते हैं, डिसीजन मेकर समझे जाते हैं, वो प्रैक्टिकली इसराइल का साथ दे रहे हैं। वो अपने लिए लाइन नहीं खींच पा रहा है कि हमें या साथ देना है या अगेंस्ट होना है। वो साथ दे रहे हैं। वो अगर जबान से थोड़ी बहुत बात करते भी हैं तो फिर प्रैक्टिकल साथ देते हैं। वरना इसराइल के इन सारे आप कह लें कि वार क्राइम्स को रोकने का तो बड़ा सादा सा तरीकाकार है। कोई इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है। अगर यही कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मतलब जिसमें चंद यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका है, अगर वो हाथ खींच ले इसराइल की सपोर्ट से, इसराइल सर्वाइव नहीं कर सकता। इतनी सारी सपोर्ट के बावजूद, 90% गजा तबाह करने के बावजूद, अभी वो कहते हैं, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि अगर हम रफा के अंदर दाखिल ना हुए तो गोया हमास जीत गई। ये वर्डिंग उसकी है। इसका मतलब है अगर 90% आप तबाह करने के बाद कामयाबी हासिल नहीं कर सके तो 10% से भी नहीं होती है। आपकी कामयाबी जो है वो इनएविटेबल, वो लिखी पड़ी है। लेकिन मसला ये है कि अब जब जंग बैठेगी, जब बिलाखिर सीज फायर होना है, बिलाखिर डस्ट जो है वो बैठनी है, और उसके बाद का जो इसराइल होगा वो बड़ा शैटर्ड होगा। वो बहुत अपने अंदर कमजोरी महसूस कर रहा होगा। वो डिप्लोमेटिक महाज पे भी वीक होगा, पॉलिटिकल महाज पे वीक होगा, वो इकोनॉमिक महाज पे वीक होगा, और वो सोशल अपनी डिवीजन्स का शिकार हो जाएगा। और वो डिफेंस पर्सपेक्टिव में जो उसने अपनी सारी मिलिट्री माइट के जरिए से अपने इस एरिया के अंदर और रीजन के अंदर जो है वो रोल प्ले किया, वो नहीं कर पाएगा। वो 6 माह इसराइल जैसी मिलिट्री माइट रखने वाली स्टेट को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके साथ पीछे कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है, सप्लाई लाइन भी नहीं है, उसके साथ लड़ाई में मतलूबा नताइज जो उन्होंने खुद हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने मायरीन से पूछेंगे कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे कि आखिर इस सारी सूरत हाल का आगे वे फॉरवर्ड क्या है। कि कोशिशें हो रही हैं अपने तौर पे, और लेकिन ये कोशिशें कोई बारावर साबित जो है वो नहीं सामने आ रही। मुनीर अकरम साहब, जो आपने रेजोल्यूशन में ख़ास तौर पे इस पॉइंट को हाईलाइट किया, आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट इजराइल, ये कैसे लग सकता है? और इस वक्त सबसे बड़ा जो वेपन सप्लायर है वो तो खुद यूनाइटेड स्टेट्स है। एक तरफ वो पीस की बातें कर रहा है, साथ ही हर दूसरी अनाउंसमेंट में अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से इजराइल को बड़े भारी असले की फरहमी का ऐलान किया जाता है, जिसमें लड़ाका जेट्स भी शामिल हैं। तो अमेरिका तो खुद सबसे ज़्यादा असले की फरहमी खुद इजराइल को कर रहा है। कुछ ये भी बताइए कि इसके साथ साथ और कौन से ममालिक हैं जहाँ से असले की फरहमी इसराइल को जारी है? जी, मसला इजराइल को अमेरिका से आता है, जर्मनी से आता है, कोई और यूरोपियन और ममालिक से वहाँ से आता है। हाँ, तो उसको, इन ममालिकों को हमने प्रेशर में डालना है कि ये रोकें। ये तो कम से कम आर्म्स सप्लाई तो रोकें। बाकी सारी चीजें जो हैं, आम ट्रेड एम्बार्गो है वगैरह वगैरह, वो भी हो सकता है। पर हमारी प्रेशर जो है ये ममालिकों पर, ये प्रेशर जारी है। यहाँ अरब और इस्लामिक ग्रुप जो है जेनीवा में, यहाँ न्यूयॉर्क में, दोनों जगह एक्टिव है
कि प्रेशर डाला जाए कि ये जो असला है वो बंद करें, और दूसरी किस्म की जो प्रेशर है उनके ऊपर जो इजरायली लीडरशिप है उस पर प्रेशर डालें कि वो ये अपना कैंपेन रोकें। बस लास्ट मुख्तसरन सिर्फ ये बताइए कि क्या आने वाले दिनों में करीबी तौर पे आप देख रहे हैं इन द नियर फ्यूचर के ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं एस्केलेट होने की बजाय डी एस्केलेट होता जाए, कोई सीज़ फायर का किसी किस्म का इम्कान नज़र आ रहा है? जी, अब तक जब तक ये इजरायली हुकूमत है और नेतन्याहू साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे मुश्किल नजर आता है कि ये जल्दी से रोकेंगे। इनका इरादा है राफा में इन्वेड करने का, हमास को वहां मारने का। और इनका जो सही इरादा जो मेरे ख्याल में है, सही इरादा जो इनका है वो है कि फलस्तीनियों को फलस्तीन से निकाला जाए और वहां पे कब्जा कर लिया जाए गजा की पट्टी पे। नासिर शराई साहब, आप ही बताइए कि आगे वे फॉरवर्ड अब क्या है, और उसमें स्पेशली उस पे जाने से पहले आप ये बताइए जो दमिश्क में जो स्पेशली इजराइल ने ईरानी सफारतखाने पे हमला किया, इसके क्या नताइज निकलेंगे? बहुत बार ऐसा होता है कि आप जंग का एक दरवाजा खोलते हैं, फिर वाइंड अप करना आपके बस में नहीं होता। ये जो इनिशिएट किया है ये डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर मिलिट्री अटैक, यानी आपने जो इम्यूनिटी हासिल है उसको बाईपास किया और आपने उसके ऊपर मिलिट्री अटैक किया। इस वक्त आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं भी इत्तफाकन आते हुए भी वेस्टर्न मीडिया देख रहा था, तो वो उस हिजान की कैफियत को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इसराइली जो है वो वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि आप जनरेटर ना खरीदें, मुल्क में पैनिक ना फैलाएं, लोग जो हैं वो मुतमईन रहें, हम अपना दिफा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है। इसी तरह उन्होंने जीपीएस लोकेशन पूरे मुल्क के अंदर बंद कर दी गई है, वो बंद कर दी गई है, बल्कि उनको डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि वो तो इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बहरहाल वो ईरान का पहलू जो है वो काफी डोमिनेंट है और वो इनको ब्लीड कर रहे हैं और वो अल्टीमेट रिस्पांस भी देंगे, क्योंकि उन्होंने कासिम सलमानी एसोसिएशन के ऊपर अमेरिका का जो एन अल असद का अड्डा है वो तकरीबन तबाह बर्बाद कर दिया था, और उसकी जो डिटेल बाद में टाइम मैगजीन ने जिसको पब्लिश किया था, तो वो बड़ी हॉरिफिक डिटेल्स थी, यानी वो बहुत बड़ी रिस्पांस था। तो और उसने अमेरिकी जो आप कह लें कि प्रेस्टीज है उसको भी शटर कर दिया, शटर कर दिया। बिल्कुल, मंसूर जाफर साहब की तरफ से अगर अपने अड्डे को महफूज नहीं रख सकता तो वो बाकी रीजन के कंट्रीज कैसे करेगा? बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नर्व्स की इस वार में वो थोड़ा प्ले जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। और ये रिस्पॉन्स जो है वो अब इसराइल के लिए उसको फिर दोबारा से, यानी इसको कंटिन्यू करना, इस इनिशिएट जो उसने किया इसको कंटिन्यू करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। दूसरा ये कि वे फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है, वो है बुनियादी तौर पे सिंसेरिटी। क्या इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है वो सिंसियर हैं इस जेनोसाइड को खत्म करने में? पल्ले उनके कुछ भी नहीं रहा है। उनके अवाम इस वक्त उनके खिलाफ शदीद जज्बात रखते हैं तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ठीक है। जो एजिटेशन हो रहे हैं, आप मुझे बताएं अमेरिका के अंदर सदारती जो उनके वो चल रही हैं, कैंपेन के अंदर कितनी जगहों पे रुकावटें आती हैं, उनकी कांग्रेस के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पे उनके जो स्टेक होल्डर्स प्रेस ब्रीफिंग देते हैं वहां कितनी मरतबा उनको रोका जा रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर क्या सिचुएशन है, यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज के इंटरनल पार्लियामेंट की डिबेट्स आप देख लें, बड़ा प्रेशर माउंटिंग है। बिल्कुल नासिर साहब, प्रेशर माउंटिंग है। उसको एड्रेस करें, इसराइल को क्लियर मैसेज दिया जाए, जंग दूसरे दिन खत्म हो जाएगी और ये जंग का एक दिन भी कंटिन्यू रखना इसराइल के पास मुश्किल होगा। जी मंसूर जाफर साहब, अगर ये लाउड एंड क्लियर मैसेज इसराइल को दिया जाए, आप पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर सफारती दबाव बढ़ाया जाए, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जाए, अब तो यूरोप और अमेरिका की जो पब्लिक ओपिनियन है वर्ल्ड किचन टीम की हलाकत के बाद, तो वो सारी पब्लिक ओपिनियन जो है वो एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं जी। ये जो वर्ल्ड किचन जो था जिसके साथ एहलकार जो है वो इसराइल ने एक बिल्कुल इंटेंशनल अटैक करके जो है उन्हें हलाक किया था। अब उसके बाद जो रद्द-ए-अमल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ एक लिहाज से ये मगरब का या यूरोप का, थोड़ा सा मैं इसे दोहरा म्यार अगर कहूँ तो शायद इसकी इजाजत मुझे दीजिए, क्योंकि उन्हें 30,000-33,000 फलस्तीनी जो हैं जान से जाते हुए दिखाई नहीं दिए और उनकी मदद के लिए जो लोग 7-8 आए थे, अब क्योंकि यहाँ पे वही बात है कि ब्लड इज थिकर देन, यानी आप एक तरह से तफरीक कर रहे हैं कि इनका खून शायद ज्यादा सुर्ख है और उनका खून ज्यादा सुर्ख नहीं है, सफेद है। अब इस सूरत हाल में जो रद्द-ए-अमल इस वक्त बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने दिखाया है, या कम से कम उन मुल्कों की तरफ से जिनके शहरी इस बर्बरियत का निशाना बने हैं, अगर यही रद्द-ए-अमल जो है आज से बहुत पहले जब ये जंग जो है
बेलगाम होती जा रही थी और ख़ासतौर पर नेतन्याहू का जो जंगी जुनून है वो सर चढ़ के बोल रहा था। ये मुमालिक अगर उस वक्त होश के नाखून लेते और इनके पास जो भी लिवरेज सफारती, दिफाई, सियासी जो भी मौजूद था, अगर वो उसे इस्तेमाल करते, आज शायद ना इनके अपने जो लोग जो रजाकार के तौर पे वहाँ गए और क्योंकि इंसानियत की खिदमत के लिए वहाँ गए, वो जान से जाते। कम से कम इस जंग का वो अगली पहलू हमें आज देखने को ना मिलता कि जिसमें आज छोटे बच्चों की लाशें जो हैं वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स अपने मुंह में लिए फिरते हैं और इसी तरीके से जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में तबाह किया जा रहा है ताकि दोबारा से इसकी दागबेल रखे ही ना जा सके। यानी वो इस जमीन को एक बेआगो या यानी जंगल के तौर पे तब्दील करना चाह रहे हैं, बना रहे हैं। बिल्कुल वही है जो आगे सफारत जो हमारे सफीर मोहतरम कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को गजा से निकाल दिया जाए या गजा इसी तरीके से गरब उर्दन से निकाल दिया जाए। और ये ख्वाब मैं समझता हूँ इसराइली क़यादत का आज का नहीं है। उनके जो एक जनरल थे एरियल शेरोन, वो अक्सर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपना ख्वाब सुनाया करते थे कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी रात को सोया उठूं और मुझे खबर मिले कि जो गजा के लोग हैं उनको समंदर निकल गया है। लेकिन आज तक गजा के लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और समंदर भी वहीं मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया, खासतौर पर मगरबी दुनिया की जो बेइज्जती है उसकी वजह से आज उसी समंदर पर इन्हीं गजा के जो तबाहशुदा रिहाइश गाहें हैं, मकानात हैं, वहाँ से मलबा उठा के एक बंदरगाह तामीर की जा रही है जिसकी बुनियादों में फलस्तीनी खवातीन बच्चों लहू शामिल है, उनके जिस्म मौजूद है, उनकी हड्डियां मौजूद हैं और वहाँ पे लाके एक इमदाद का सामान तैयार किया जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे ये इमदाद के बहाने वहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल नाज़रीन, इस जो इस वक्त इसराइल की हिकमत अमली है उसमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता हमें सीज़ फायर जो है वो कायम होता हुआ। और इसका वाहिद हल ये है कि आलमी बरादरी स्पेशली P5 के जो 5 मुस्तकिल ममालिक हैं वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद, जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल की करारदाद और आलमी अदालत इंसाफ का जो तारीखी फ़ैसला है इस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। अगर मगरबी क़ुव्वतें खुलूस नीयत से चाहें तो 24 घंटों में जंग ख़त्म हो सकती है। फ़लस्तीनियों को ख़ास तौर पर गज़ा के मुसलमानों को इंसाफ मिल सकता है। मंसूर जाफ़र साहब और उनके साथ साथ नासिर अब्बास शराई साहब और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।